हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद के वर्णन शिल्प और चरित्र चित्रण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में विषयों की विविधता तथा सहज व सरल भाषा के प्रयोग करने के कारण वर्णन कला तथा चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त कहलाते हैं। उनकी रचनाओं में विषयों की विविधता के साथ ही शिल्प तथा शैली के नए नए रूप भी दिखाई देते हैं, जो कि उनके जीवन के यथार्थवादी अनुभवों की देन भी माने जा सकते हैं। उनकी प्रत्येक रचना, वह चाहे उपन्यास हो या फिर कहानी, एक विषय तथा कथ्य को लेकर उपस्थित होती है, जिनमें प्रायः शिल्प की निबंध शैली, व्यंग्य शैली, संवाद शैली आदि जैसी प्रविधियों के दर्शन होते हैं। गुल्ली डंडा कहानी का प्रारंभ निबंध शैली में होता है, फिर भी कहानी की भाषा जटिल तथा बनावटी नहीं है। हम कहानी को पढ़ते चले जाते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तिगत तथा उनके भावों के बिल्कुल अनुकूल है। कहानी में पात्रों के बोलने का ढंग एक अलग प्रकार का है। कहानी की भाषा आम जन की भाषा है, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। कहानी रोचकता, रोमांच तथा उत्सुकता से भरपूर है। कहानी को पढ़ते हुए यह जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा। कहानी में नाटकीयता का तत्व भी मौजूद है, जो शुरू से लेकर अंत तक हमें बांधे रखता है। कहानी के दृश्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली का विकास पात्रों के संवादों के माध्यम से किया गया है। कहानी की भाषा सरल, सहज तथा सरस है। कहानी छोटे छोटे वाक्यों तथा आसानी से समझ में आने वाले शब्दों के साथ आगे बढ़ती है। भाषा में दृश्य रचने की क्षमता है। कहानी में आंचलिक व बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिससे कहानी का प्रभाव बढ़ा है। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ किस्सा गोई के प्रचलित शिल्प से निकलकर धीरे धीरे द्वंदात्मक शिल्प में परिवर्तित होते हुए विकास के पूर्णतः को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। हृदय परिवर्तन के साथ ही नैतिकता जनित सार्वभौम मूल्य की स्थापना तथा सत्याग्रह के प्रति लगाव फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में मौजूद तो होता है, परंतु वह किसी भी उदार भावुकता से संचालित नहीं है, क्योंकि किसी भी रचनाकार के लिए अपनी बनाई हुई लीक और रूढ़ी को तोड़ना
कठिन होता है। प्रेमचंद की दूसरी दौर में लिखित कहानियों में विषय चयन और उद्देश्य दोनों ही स्तरों पर भावुक आदर्शवाद के साथ ही एक प्रकार का बदलाव भी लक्षित किया जा सकता है। यद्यपि गांधीवादी सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करने के लिए हृदय परिवर्तन के साथ ही आदर्शवादी निष्कर्ष देने की मुख्य प्रवृत्ति इस दौर में भी मौजूद रही है, तथापि इस दौर में प्रारंभिक दौर की रोमानी भावुकता विद्यमान नहीं है। इस दौर में प्रेमचंद आदर्श को वास्तविक स्थितियों परिस्थितियों के संदर्भ के साथ उनमें विद्यमान तनाव को रखकर चित्रित करते हैं और इससे धीरे धीरे उनकी कहानियों में निर्मित द्वंद्वात्मक स्थिति का निर्माण होने लगता है, जिसकी परिणति प्रायः ठोस यथार्थवादी विधान के रूप में होती है। दूसरे दौर की शुरुआती कहानियों की श्रृंखला में प्रेमचंद की समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, सवा सेर गेहूं आदि को लिया जा सकता है तथा राजनीतिक दृष्टि से स्वदेशी असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा हरिजन उद्धार जैसे प्रचलित सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण सत्याग्रह यहाँ मूल नैतिक शक्ति के रूप में केंद्र में विद्यमान रहा था। इसके अलावा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान यह हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण समय था। जुलूस कहानी का प्रमुख मुसलमान पात्र इब्राहिम अली पूर्ण स्वराज के समर्थन में निकाले गए जाने वाले जुलूस का नेतृत्व करते समय घोड़ों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है और सांस छोड़ने के पूर्व वह अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपने शव को गंगा जल से नहलाकर कब्र में दफनाने की बात कहता है। तो वहीं शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद ने पतनशील सामंतवादी युग के संदर्भ में स्वाधीनता की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद भावुक आदर्शवाद के स्थान पर एक तार्किक आदर्शवाद को अपने रचना विधान में जगह देने लगे थे। उनकी कहानियों में सत्य और अहिंसा के मूल्य पर लड़े जा रहे स्वाधीनता संघर्ष की एक प्रकार की समीक्षा उनकी कहानियों में परिलक्षित होती है, जो कि मुख्य रूप में समसामयिक राजनीति में महात्मा गांधी के प्रयोग के साथ ही उसकी असफलताओं से उपजन वाले परिदृश्यों की एक समीक्षा कही जा सकती है। पूस की रात और कफन में तो कहानीकार प्रेमचंद ने निराश होकर किसान को मजदूर और इससे भी ऊपर मजबूर बना दिया है। कफन कहानी में प्रमुख पात्र घीसू और माधव एक तरह से मलंग हो गए हैं तथा पेट की आग का जिस प्रकार का अमानवीय चेहरा इस कहानी में उभरता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि प्रेमचंद ने यहाँ आकर भूख को इतना स्वार्थी, विकराल और विकृत रूप में उजागर किया है कि इसमें पति पत्नी, बाप बेटे आदि सभी रिश्ते समाप्त हो गए हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के रूप में चरित्र चित्रण को रूप से केंद्र में रखते हैं।
इसलिए पाठकों का मन भी चरित्र चित्रण की बारीकियों में खो जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में प्रायः सनसनीखेज घटनाओं का अभाव मिलता है। डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद के चरित्र चित्रण की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि थोड़ी देर के संपर्क के बाद ही उनके पात्र हमें बहुत दिनों से परिचित जैसे जान पड़ने लगते हैं और कहानी खत्म कर देने के बाद भी बहुत दिनों तक याद रहते हैं। कफन, पूस की रात और सदगति जैसी कहानियों में प्रेमचंद का शिल्प गठन अधिक ठोस और विचारोन्मुख होता हुआ दिखता है, जो कि प्रेमचंद के लेखन को अधिक विकसित बनाते हुए उसे विशिष्ट भी बनाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद के वर्णन शिल्प और उनके चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।